इमोशंस हैं क्या बेसिकली? हमारा जितना गिल्ट, शेम, हैप्पीनेस, सैडनेस, जिस तरह फीमेल्स ट्रॉमा सफ़र करती हैं इसी तरह मेल्स भी बहुत ट्रॉमा सफ़र करते हैं। 2-3 लोगों से इसी तरह डिस्कस किया एंड दे आर रिनाउंड पीपल, तो उन्होंने कहा मत बोलना, अगले दिन मारी जाओगे। इन इमोशंस को मतलब एक्सप्रेस किस तरह से किया जा सकता है और इसका क्या आप सॉल्यूशंस क्या ढूंढती हैं? रिलेशनशिप्स में आप इमोशंस कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो? एक तो हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर, दूसरा हैव फ्लेक्सिबिलिटी। और अच्छा, गिव मी वन एक्सरसाइज जी, कि इस एंगर, गुस्से से बाहर निकलने के लिए कोई एक एक्सरसाइज बताएं। हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ डॉक्टर अरमाडा। होपफुली आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सेहत बैठक पॉडकास्ट विद डॉक्टर अरमाडा में, और आपको आज की इस पॉडकास्ट में हम जो बातें करने जा रहे हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं, जो कि हमारे यहाँ उस मौजू को उस तरह से देखा नहीं जाता या उस पर बात नहीं की जाती। तो जनाब, हम रिलेशनशिप पे बात करने जा रहे हैं। इमोशंस को किस तरह से हम देखते हैं कि हाउ टू मैनेज इमोशंस, और उनको डील किस तरह से हमने करना, स्पेशली जो हमारे रिलेशनशिप में हम जो बहुत सारी मिसकंसेप्शंस देखते हैं उस पर अमूमन बात नहीं की जाती। तो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं मिस सारा नदीम, जो कि कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उसके साथ साथ हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं और यूएसए सर्टिफाइड एनएलपी कोच भी हैं, उसके साथ जनाब एजुकेशनिस्ट भी हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। तो आज हमने उनको मदऊ किया है। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं आज। वेलकम सलाम, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हाउ टू फिगर आउट योर इमोशंस, कि अमूमन हम ये समझ ही नहीं पाते कि इमोशंस हैं क्या। बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द चल रही होती हैं। समटाइम हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं तो हम समझते हैं कि शायद ये भी जो है ना वो इमोशंस का हिस्सा है। फिर इरिटेट भी हो जाते हैं। फिर उसके साथ साथ हम देखते हैं कि हम एंगर भी होते हैं। हम मतलब कोई चीज़ हम हासिल नहीं कर रहे तो हम उस पर गुस्सा भी कर रहे होते हैं। ये बड़ी अलग अलग सी चीज़ें हैं। तो बहुत सारी जो इमोशन रूट का कॉज है वो बचपन से ही चीज़ें बढ़ रही होती हैं। तो थोड़ा सा इसको फिगर आउट करें कि ये इमोशंस हैं क्या बेसिकली। अच्छा, इमोशंस जो हैं, हमारे ब्रेन में एक लिम्बिक सिस्टम होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द इमोशंस। हमारा जितना गिल्ट, शेम, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सब चीज़ें हमारा लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। अब ऐसी भी बात नहीं है कि अगर किसी के इमोशनल डिसरेगुलेशन का जैसे एक वर्ड यूज़ होता है, अगर किसी को इमोशनल डिसरेगुलेशन होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका लिम्बिक सिस्टम बेचारा है ही नहीं या कमज़ोर है, ऐसा नहीं है। बट ये होता है कि लाइफ में ना हर टाइम बहुत सारी सिचुएशंस हो रही होती हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से हमें इमोशनल रेगुलेशन की जगह इमोशनल डिसरेगुलेशन हो जाता है। इमोशंस हमारे हॉर्मोन्स से जो है वो जॉइंड होते हैं। हमारा जो बेसिक, जो बहुत सारे लोगों ने हार्मोन सुने होंगे, डोपामीन, इट इज़ द हैप्पीनेस, द प्लेजर, सेरोटोनिन, द हैप्पीनेस हार्मोन। अब जब ये चीज़ों में थोड़ा सा जब ऊपर नीचे होता है ना, तो फिर जो है ना हमारी इमोशंस के जो है इम्बैलेंस होता है। अब हमारी ज़िंदगी में जो अक्सर जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, लोगों की वजह से ही इमोशनल डिसरेगुलेशन हो जाता है। बचपन में ट्रॉमास जो लोग नहीं बोलते, चाइल्डहुड ट्रॉमास, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ ट्रॉमास, जिसमें मैं अपने भी सोशल मीडिया पे सीरीज़ भी कवर कर रही हूँ। जैसे बिट्रेयल ट्रॉमा, अब वो किस वजह से होता है? ये बहुत कॉमन ट्रॉमा है बिट्रेयल ट्रॉमा। ये एक साइकोलॉजिकल वूंड होता है जो कि इनवैलिडेशन ऑफ ट्रस्ट से बनता है, और वो कौन देता है? आपके अपने केयर गिवर्स। और मैं, क्योंकि हम सोशल मीडिया का दौर है और मुझे लगता है ये चीज़ कहनी चाहिए, जिस तरह फीमेल्स ट्रॉमा सफ़र करती हैं इसी तरह मेल्स भी बहुत ट्रॉमा सफ़र करते हैं, और इस पे कोई बात नहीं करता। आप यकीन माने कि मैंने 2-3 लोगों से इसी तरह डिस्कस किया एंड दे आर रिनाउंड पीपल, तो उन्होंने कहा मत बोलना, अगले दिन मारी जाओगे। दे लिटरली सेड दिस, और ये भी रिसेंट बात है, एंड दे वर डॉक्टर्स। मौजू पे बात करने से भी आपको थ्रेट्स मिलते हैं? मतलब मिल सकते हैं। मैंने अभी तक ये कोई सब बात नहीं, आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम सेइंग दिस, लेकिन मैंने क्योंकि अपने क्लाइंट्स में ये चीज़ देखी, उन्होंने बचपन से बोला ही नहीं। ट्रोमास, दिस इज़ नोन एज अ ट्रोमा, जिससे हम साइकोलॉजिकल ज़बान में PTSD कह देते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। वो क्या है? वो इसी तरह है। चाइल्डहुड ट्रॉमास, रिलेशनशिप ट्रॉमास, रोमांटिक ट्रॉमास, इंस्टीट्यूशनल ट्रॉमास, वर्क प्लेस ट्रॉमास। ट्रोमास कैन बी फाउंड एनीवेयर, एवरीवेयर। तो फिर उस इंसान का इमोशनल रेगुलेशन के बजाय इमोशनल डिसरेगुलेशन हो जाता है, क्योंकि अंदर रहता है। जब इमोशंस अंदर रखेंगे आप, वो फटेंगे एक दिन। और जो लोग फाड़ने की नीयत नहीं रखते, तो वो क्या होता है, वो अंदर अंदर सप्रेस, लिटरली ऐसे होता है।
सप्रेस सप्रेस सप्रेस, तो कैसे उसकी इमोशनल रेगुलेशन होगी? आपने बात की कि बचपन से ही ये चीज़ें हो रही होती हैं, तो हम ये बचपन में ही जब फेस कर रहे होते हैं, इट डिपेंड्स कि आपका पेरेंट्स के साथ किस तरह से रिलेशन है। और वही चीज़ जब हम पेरेंट्स से पूछते हैं कि बच्चा जो हमारी बात नहीं सुनता, ठीक है, और वो उसके साथ ही हम जब बच्चे से पूछ रहे होते हैं तो वो कह रहे हैं कि पेरेंट्स हमें समझ नहीं पा रहे होते। तो इन चीज़ों ये मतलब मिस मैच कहाँ पे है, ये थोड़ी सी चीज़ बताएं। एक तो सबसे पहले जो रिसर्चर्स कहती हैं, जब बच्चा बिल्कुल टॉडलर होता है उसको सबसे ज़्यादा प्यार करें। फिर टॉडलर से जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, होगा, उसे थोड़ी थोड़ी सेंसेस पता चल रही होती हैं, तो उसे सिखाएं कि तमीज़ क्या होती है, ये चीज़ें क्या होती हैं और ये सब कुछ क्या होता है। हम क्या करते हैं पेरेंट्स, क्योंकि मेरे स्कूल्स भी हैं, मैंने वहाँ भी देखा, मुझे कई दफ़ा रिलेशनशिप काउंसलिंग और पेरेंट काउंसलिंग वहीं करनी पड़ती हैं स्कूल्स में करनी पड़ती है, लिटरली मुझे करनी पड़ती है। और सबसे ज़्यादा पेरेंट और बच्चे का मिसमैच यहाँ पे आता है कि बच्चा आपको अपनी बात कन्वे कर रहा है ना, तो आप उसकी नहीं सुनते, सप्रेस कर दिया। जी, सप्रेस कर दिया कि नहीं ऐसे नहीं होता बेटा, नहीं ऐसे नहीं, तुम ऐसे ना सोचो। पेरेंट्स क्यों भूल जाते हैं, उनका दौर और था, अब दौर और है। इस्लाम में क्या कहा था, जो इस दौर में जो इस्लाम फॉलो कर ले वो बहुत बड़ी बात है। दौर का फ़र्क होता है, पेरेंट्स क्यों ये चीज़ भूल जाते हैं। अब मैं आई एम अ पेरेंट, मुझे पता है अब जो दौर बच्चों का है वो मेरे से डिफरेंट, बेशक मैं जितनी मर्जी अपडेट हो जाऊँ, लेकिन दौर का फ़र्क है। पेरेंट नहीं समझते, वो सप्रेस कर देते हैं। उसको सुनो, वो गलत चीज़ों में जाएगा, वो अच्छी चीज़ों में भी जाएगा, आपने उसको बताना है। और हर पेरेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर इंडिविजुअल इस चीज़ से गुजर रहा होता है। जब बच्चे को प्यूबर्टी भी आ रही होती है, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, लड़के की तरफ अट्रैक्ट होना, लड़की की तरफ अट्रैक्ट होना, तो वहाँ पे क्या चीज़ है, पेरेंट ने बताना है बच्चे को ये चीज़ें। अब गुड टच बैड टच आते पेरेंट्स को, पेरेंट्स नहीं बताते। वहीं पे बच्चा जो है, दे फाइंड लव आउटसाइड, केयर मिलती है, वो अगला इंसान आपकी सुनता है, मज़ा आता है। जब पेरेंट अपने बच्चे को बताएगा ही नहीं कि जब आप स्टेप आउट करोगे तो क्या होगा। अब पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि अब जब आप कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड दोज एलीट स्कूल्स में जाओगे, यू विल फाइंड ड्रग्स एवरीवेयर, एवरी किड इज़ डूइंग ड्रग्स। नहीं पेरेंट्स बताते, गुड टच बैड टच नहीं बताते। फिर छोटे बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने देखी, ये ना बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ना इन चीज़ों पर काउंट करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स। अब छोटे बच्चे को हम हर फैमिली के सामने चेंज कर रहे होते हैं उसके कपड़े, क्यों? उसकी बॉडी है, रिस्पेक्ट देयर बॉडी सो द पीपल कैन रिस्पेक्ट दैट चाइल्ड्स बॉडी। ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो आपको ना पूरी आपकी साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग को शेप अप करते हैं। एक मैंने आपको एक बॉडी वाला बताया, दूसरा मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स जो है ना नहीं सुनते बच्चे की, वहाँ पे प्रॉब्लम्स अराइज होती है। बच्चा फिर बाहर देखता है, क्यों वो दूसरे रिलेशनशिप्स में जाता है और इस तरह की चीज़ें करता है, क्योंकि वो सुनता है उसे, वो अगला बंदा उसे सुन रहा होता है, उसे प्यार कर रहा होता है, उसे सपोर्ट कर रहा होता है, उसकी केयर कर रहा होता है, वो हर चीज़ उससे शेयर कर सकता है। पेरेंट्स नहीं, जो मैं तुम्हें कह दी बस तुम वही करो, नहीं ऐसे नहीं होता। आपको उसे सुनना पड़ेगा, आपको उसे गाइड करना पड़ेगा, तभी वो आपको अपनी सीक्रेट्स बताएगा, वरना वो नहीं बताएगा, बाहर भागेगा वो। अच्छा, एक तो एक्सटर्नली जिस तरह से आप कह रही हैं कि पेरेंट्स आपके इमोशंस को सप्रेस करते हैं, इसी तरह हम खुद से भी जब ये चीज़ें सप्रेस करते हैं, लोगों तक शेयर नहीं करते, तो इन इमोशंस को मतलब एक्सप्रेस किस तरह से किया जा सकता है और इसका क्या आप सॉल्यूशंस क्या ढूंढती हैं? अच्छा, एक तो हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई तो एक ऐसा इंसान होता है, जनरलाइज बात है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका नहीं भी होता, पर जिनका होता है उस एक बंदे को ज़रूर शेयर करें कि आपके अंदर क्या चल क्या रहा है। एंड अब इसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं शेयर कर पाते, ये तो उनके लिए था जो शेयर कर सकते हैं। जिनके पास कोई नहीं है तो भरा पड़ा है बाहर प्रोफेशनल हेल्प से, सोशल मीडिया पे हर जगह नज़र आ रहा है, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, थेरेपिस्ट, इतना कुछ है। तो वाई डोंट यू कंसल्ट देम फॉर हेल्प इफ़ यू डोंट हैव एनीबडी इन योर लाइफ। मैं समझती हूँ आपकी ज़िंदगी में कोई हो या ना हो, आपको जो है अपने आप को बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ज़िंदगी को डील करने के लिए, ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को डील करने के लिए। अब अक्सर ये सवाल आता है कि इमोशंस को किस तरह मतलब करें, किस तरह प्रैक्टिस करें, क्या तो इसका कोई वन स्ट्रेट लाइन आंसर नहीं है। इसका एक बहुत छोटा सा कंसेप्चुअल आंसर है, वो ये है कि इमोशंस को ना प्रैक्टिस करना पड़ता है हर रोज़। अब इमोशनल प्रैक्टिसिंग क्या होती है? कहीं कहीं चुप कर जाना। अब जैसे अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, क्योंकि हमारा मेजर टॉपिक आज रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप्स में आप इमोशंस कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो? एक तो हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर,
दूसरा हैव फ्लेक्सिबिलिटी। मैंने ये चीज़ अपनी लाइफ में भी खुद प्रैक्टिस की है और मैं दूसरों को भी कहती हूँ, वो बेशक एक फ़ीमेल है या मेल है, अगर रिलेशनशिप्स की बात करें, जब एक इंसान को गुस्सा चढ़ा हुआ है ना, तो आपने उस टाइम नहीं बोलना, जो मर्जी हो जाए आपने उस टाइम नहीं बोलना। आपने आई एम वेरी सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, टू डॉग्स, इट्स अ सिचुएशन एज इफ टू डॉग्स आर जस्ट बार्किंग। ये नहीं करना, ये मैंने खुद प्रैक्टिस की है। यही हो रहा है। ये बिल्कुल एक ऐसी, आई एम वेरी सॉरी कि मुझे ये यूज़ करना पड़ा, बट वेरी फ्रैंकली इट्स जस्ट लाइक टू डॉग्स आर बार्किंग, कुछ भी नहीं होगा, एंड में फिर हाथापाई होगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट यही होता है। आप जो मर्जी हो जाए, आपका स्पाउस जितना मर्जी गुस्से में, आपने नहीं बोलना। उसके थोड़ी देर बाद लिटरली प्रैक्टिस दिस और वाकई आपकी लाइफ में चेंज होगा, सुकून आएगा लाइफ में और आप बड़ा स्ट्रॉन्ग फील करेंगे कि यार गुस्से में भी आपने कंट्रोल कर लिया। और जब वो इंसान थोड़ी देर बाद जब ईजी हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, तब आप जो अपनी बात कन्वे करें, आप देखिएगा कि उस इंसान को खुद रियलाइज़ होगा कि उसने उस टाइम क्या बोला था। मैंने ये चीज़ प्रैक्टिस की है और मुझे ये प्रैक्टिस करने से बहुत अच्छा लग रहा है, वरना मैं भी लाइफ में ये कर देती होती थी, बोल दिया। ऑल्दो आई हैव अ लव मैरिज लेकिन उसमें भी जो है मैं स्टार्ट में ऐसे करती थी, लेकिन अब जब मैं नहीं करती तो अगला पार्टनर भी मेरी तरह रिफ्लेक्शन होता है। जिस कंपनी में जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है, वो भी नहीं, वो भी ऐसे होता है। अच्छा, मतलब मेरा अगर गुस्सा होना, आई थिंक सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मैं ये समझता हूँ कि बिहेवियर इज़ अ प्रॉब्लम, कि हम गुस्से को शायद उस तरह से अगर मैं गुस्सा कर रहा हूँ तो मुझे चाहिए कि यार मैं अगर फर्स्ट करो कि मैं आप पे चीख चला रहा हूँ, तो बजाय मुझे ये चीखने चलाने के मुझे कुछ और कर लेना चाहिए। तो ये भी तो इसका बिहेवियर से भी हम इसको मैनेज कर सकते हैं ना। तो मैं ये अगर मतलब ये करने की बजाय कुछ और किस तरह से किया जा सकता है आप? अच्छा, जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है ना, तो जब उनको थेरेपी में लाया जाता है तो पहले उनको ना एक जगह ऐसी होती है जो एक बनाई हुई है, डिज़ाइन की हुई है। जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जिनको बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी गुस्सा आता है, उनको हम जो है ना वो कहते हैं कि पहले आप ना इधर सारी चीज़ें तोड़ें। जब वो पहले ये थेरेपी में हाँ, दिस इज़ अ थेरेपी, वो बड़ी अच्छी थेरेपी है। जिनको लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्से का जो है ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा, इरेजिस्टिबल गुस्सा, उनको अगर पहले सारी चीज़ें तोड़ें, जब आप सारा कुछ ओके हो जाए फिर आएँ, नाउ लेट्स टॉक। और अच्छा, गिव मी वन एक्सरसाइज जी, कि इस एंगर, गुस्से से बाहर निकलने के लिए कोई एक एक्सरसाइज बताएं। अच्छा, ये तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते, ये घर में ना कीजिएगा, तोड़ने वाला। अच्छा, जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आए वो क्या करें, अब उनको कहा जाएगा कि आप मत बोलें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, वो तो बोलेंगे। ठीक हो गया, फिर मैं समझती हूँ कि आप बोलें। जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, इतना बोलें सारी ज़िंदगी की भड़ास निकाल लें। जब ये हो जाए तो उसके बाद चीखें चिल्लाएं, जो मर्जी करें। उसके बाद एक कमरे में आए, चुप करके बैठें, कोई शोर नहीं होना चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। कमरा में आए, एक लाइट आपकी ऑन होनी चाहिए। लाइट साइकोलॉजी इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक लाइट होनी चाहिए, डिम सी लाइट एक ऑन रखें, ठीक हो गया, और बस बैठें रूम में। और बिल्कुल जब आपने चीख लिया, चला लिया, उसके बिल्कुल बाद आपने कमरे में बैठ जाना है और आराम से बैठें एंड जस्ट टेक 10 minutes एंड जस्ट गो थ्रू व्हाट यू जस्ट डिड। हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, सिप्स में, इंटरवल में, सिप्स में अच्छा, पानी पिएं और बस रिफ्लेक्ट करें। इंसान को खुद ही पता चल जाएगा क्या हुआ है। सिप्स में क्या साइकोलॉजी? इंटरवल्स में जब आप पूरा पी लेंगे ना, तो वो सारा आपका वो जो एक ये ना साइकोलॉजिकल फ्रेमिंग होती है बहुत से। इसे जो है आपने एक टर्म सुनी होगी, साइको ड्रामा। तो ये एक मिनी साइको ड्रामा होता है कि पानी जो है ना वो इसलिए पीते ताकि वो जो है ना आपको काम डाउन करता है। आपने अक्सर सुना होगा जब गुस्सा चढ़ा, पानी पिलाओ इसको, पानी पिलाओ। वो पानी जो है ना वो इसलिए होता है बिकॉज इट सप्रेसेस द एंगर, इट एक्चुअली गिव्स अ कामिंग एंड सूदिंग इफेक्ट। तो थोड़ी देर बाद पे सिप्स में लेना है और बस इट इज़ डन। खुद वो इंसान आपको खुद बताएगा कि व्हाट आई जस्ट डिड। अच्छा, दूसरा ये कि हम अपनी रिलेशनशिप में फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते, डरते हैं, तो इस डर को किस तरह से ख़त्म किया जाए? अच्छा, रिलेशनशिप्स, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स, कोई भी रिलेशन, कोई भी रिलेशन, जो भी ये जो है ना स्ट्रिक्टली लोगों पर डिपेंड करता है, इंडिविजुअल्स पे। अब जैसे अगर दो लोग रिलेशनशिप में हैं, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक फैक्टर ये होता है कि शायद एक बंदा जो है वो इंट्रोवर्ट है, वो बता नहीं सकता, बता पाता नहीं है, एक इस तरह के लोग होते हैं। दूसरा रिलेशनशिप की गलती होती है
सही। कि अगला इंसान अपने पार्टनर को समझ ही नहीं सका या समझ पा नहीं रहा कि वो इंसान अपनी फीलिंग्स नहीं आपसे शेयर कर पा रहा, तो आपको अगर तो आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, बहुत ज़्यादा सिंसियर लव, ट्रू लव, तो फिर आप जो है ना अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें शामिल करोगे और रीशेप करोगे ताकि वो बंदा कंफर्टेबल हो। इस तरह की बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे डील कर रही हूँ जो नहीं बोल पाते, और ना बोलना आप देखें, आधी ख़वातीन, अगर तो एक जनरलाइज स्टेटमेंट, आधी ख़वातीन जो हैं सारी ज़िंदगी अपनी गुजार देती, बोल ही नहीं पाई, आज तक बोल ही नहीं पाई। बच्चे बड़े हो गए, दौर चेंज हो गया, बच्चे कहना शुरू हो गए, अम्मी आप बोलती नहीं हैं, अम्मी आप बोलती नहीं हैं। बस बेटा, वो उनकी गलती नहीं है, वो अच्छा, जो स्पाउस दूसरा है। ये भी सोसाइटी कल में ये भी है कि हमें ये कहा जाता है कि सब्र करें और सब्र से ही आपको बहुत कुछ मिलेगा। आज अगर सब्र कर लेंगी तो कल को आपको सब्र का फल मीठा मिलेगा। ये भी स्पेशली जो कपल्स में, स्पेशली ख़वातीन को ये कहा जाता है। ये होता है ये अक्सर। आपने भी अपनी प्रैक्टिस में भी ये सुना जी होगा? होता है कई दफ़ा मुझे भी ये स्टेटमेंट बोलनी पड़ती है जब मुझे पता है कोई सिचुएशन वो अगला बंदा कर नहीं रहा। ये सिचुएशन जो मैंने सबसे ज़्यादा नोट की है, ये तब होता है जब एक ख़ातून को, मेल्स के साथ भी ये चीज़ होती है, आपको पता है, जिनकी Males में फीमेल्स बहुत कदर ज़्यादा, कम। बीवियाँ बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो। अच्छा, अगर फीमेल्स की हम बात करें, क्योंकि मेजॉरिटी में वो आती हैं, तो क्या होता है, पीछे अपने मैके जाएंगी, कोई एक्सेप्ट नहीं करता, बेटा तुम्हारी तो मैयत भी वहीं से उठनी है। एक स्टेटमेंट वो वहाँ से बेचारी डाउन हो गई, और दूसरा यहाँ से दूसरा जब वो यहाँ आती है तो ससुराल, मेजॉरिटी लोगों का ससुराल जो है वो हर बात पे कोई टॉन्ट कर देता है, कोई कुछ कर देता है, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुम ये सब चीज़ें। फिर बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं, उनके अपने टीनेजर की जो जितनी चीज़ें चल रही होती हैं, फिर कभी कभी बच्चे सप्रेस कर देते हैं, हस्बैंड नहीं सुनता, हस्बैंड अपनी वही मोनोटोनस रूटीन फॉलो करते हुए घर आता है और वाइफ से ये भी नहीं पूछता, अच्छा तुम कैसी हो, क्या किया तुमने पूरा दिन, ठीक हो, कुछ चाहिए, तबीयत ठीक है, घर में कोई ऐसी बात तो नहीं हुई, कुछ ऐसा कोई भी नहीं उससे पूछा। वो बेचारी किससे जाके बात करे। ये एक वो स्टेटमेंट मैं आपको एक वो सिचुएशन बता रही हूँ जिसमें उस बेचारी को कोई सुनता नहीं है, टोटली आइसोलेशन, वो एक बेचारी बन के रह जाती है। थोड़ी देर बाहर जाती है, नेबर से बात कर लिया या ऐसे हेलो हाय कर ली, पीछे से आवाज़ आ जाती है, तुमने कपड़े नहीं धोए, तुमने बर्तन नहीं धोए, मनहूस मारी। ये मैंने लिटरली देखा है। एंड अजाइलम्स में इस तरह के लोग भी जमा हैं, अच्छा, जिनको 25, 30, 35, 40 साल हो गए, कोई लेने ही नहीं आया और वहाँ डेथ भी हो जाती है। और फिर मेरे पास जो प्रैक्टिस, मतलब जो आते हैं क्लाइंट्स वगैरह, और जब मेरे पास आते हैं तो फिर मेरी कोशिश होती है मैं कोई इस चीज़ से निकालूं कि अगर आपके पास कोई नहीं है ना, तो आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। मैं फीमेल्स को कहती हूँ, आप पढ़ी लिखी हैं या नहीं पढ़ी लिखी, कुछ करें, कुछ ना कुछ करें, आपका कोई स्किल है। सोशल मीडिया के दौर है, यू कैन मेक मनी बाय सोशल मीडिया। कुकिंग फीमेल्स को अक्सर बहुत अच्छी आती हैं, कुकिंग चैनल्स बना लें, फूड पैंडा पे रजिस्टर हो जाएं, मतलब इतनी चीज़ें हैं। इसमें पढ़ा लिखा बहुत फीमेल्स वो कहती हैं नहीं हम पढ़े लिखे नहीं, हम क्या करेंगे। या आप लोग करना शुरू करो, मैं आपको हेल्प कर दूंगी, आप करना तो शुरू करो। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कर सकते हो। राइट। तो मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। आप मेंटली स्ट्रांग हो तो आप फिजिकली भी स्ट्रांग हो।